बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वाइल्ड लाइफ है क्या, फिर हम इसकी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ ट्रेडिशनली रेफर्स टू अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पीशीज दैट आर ग्रो और लाइव वाइल्ड इन एन एरिया विदाउट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। तो अब वाइल्ड लाइफ की मैनेजमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें वाइल्ड लाइफ की मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो इसके लिए ये देखते हैं कि जो एनालिसिस किए गए, तस्दीक की गई कि हमें वाइल्ड लाइफ को मैनेज करना चाहिए। किस लिए? क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है ये हमारे लिए वाइटल है, हमारी प्रेजेंट जनरेशन के लिए और जो फ्यूचर की जनरेशन है उन दोनों के लिए वाइल्ड लाइफ इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से? क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है वो प्रमोट करती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो हमें प्रोवाइड करती है मटेरियल हमारी फूड के लिए, हमारी क्लॉथिंग में और हमारी मेडिसिन के लिए, पेपर्स के लिए। इस तरह डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हम वाइल्ड लाइफ की मदद से ही, वाइल्ड लाइफ की के रिसोर्सेज से ही हम अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो इसलिए हमें वाइल्ड लाइफ की मैनेजमेंट की ज़रूरत पेश आई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है हमारी, हम इनको कंज़र्व क्यों करते हैं? हम इनको कंज़र्व इसलिए करते हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंज़र्व करें। ठीक है, देखें अगर कोई स्पीशी है जो इंडेंजर है, उसने नियर फ्यूचर एक्सटिंक्ट हो जाना है, तो बेहतर है हम कि हम वाइल्ड लाइफ की मैनेजमेंट करें और उसको मेंटेन कर सकें, मेंटेन करें ताकि हम अपना जो इकोलॉजिकल बैलेंस है इन नेचर में हमारा, उसको हम मैनेज कर सकें। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट पे है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड लास्ट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट उसके नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्स्ट उसकी क्लास है वो है स्कोप। स्कोप मीन्स सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। स्कोप इज़ रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसकी जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो 1860 में हुआ, और ये नॉन गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, यानी ये एनजीओ है, ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। स्कोप इज़ एनलिस्टेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज एन एनजीओ अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड डोनेशन रिसीव्ड बाय इट आर टैक्स एग्जेम्प्टेड। तो सबसे पहले हम स्कोप के बारे में ये कह सकते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो 1860 में हुआ, और ये एनजीओ के अंडर है, ना कि ये गवर्नमेंट का अंडर है। स्कोप वाज फॉर्म्ड इन 1988 टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान वेयर दे वर्क। जो इसका मेन फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पर है स्कोप के, अब बताएंगे। इसके एम्स क्या हैं, इसके मिशन क्या हैं। मोस्ट ऑफ देयर वर्क इज़ ऑफ नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एडवोकेसी इन नेचर विच इज़ स्प्रेड ओवर नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल स्केल। तो वो कह रहे हैं कि जो इसका फंक्शन नेशनल और रीजनल और ग्लोबल स्केल पर है वो ये है नेटवर्किंग करना। मीन्स के ये नेटवर्किंग में हम ये डिस्कस करते हैं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग, सोशल लिंक कायम करना चाहते हैं। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग कि जो हमारी इंडिविजुअली या सोशल हमारी जो स्किल्स हैं वो रिटेन रहें। एंड एडवोकेसी इन नेचर कि अगर कोई वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट है तो हम फाइट टू डिफेंड, हम उसके खिलाफ फाइट करें। तो इस तरीके से इसके ये फंक्शन है कि ये नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल स्केल पर नेटवर्किंग का काम करती है, कैपेसिटी बिल्डिंग का करती है एंड एडवोकेसी का करती है। हाउएवर दे बिलीव इन सॉलिड एक्शन एंड इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट इन द फील्ड। एक
ये सिर्फ उसी लिमिट के अंदर काम कर सकती है कि जो हमने एक प्लान बनाया हुआ है कि हमने वाइल्ड लाइफ को इस तरह प्रोटेक्ट करना है। तो वो हमारा जो काम है वो एक प्लान जो हमने पहले सांचा अपने जहन में रखा था कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो हमारा रियलिटी हो जाए, यानी प्लान्स बिकम रियलिटी। For last 22 years, SCOPE has been focusing on 4 district in Sindh। तो पिछले 22 सालों में वो कह रहे हैं कि जो स्कोप का ज़्यादातर फोकस है वो डिस्ट्रिक्ट जो सिंध के पाकिस्तान में है उस पर है। आगे प्रोग्राम्स ऑफ स्कोप कि इन्होंने कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए स्कोप ने कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले मोस्ट रूरल communities do not have access to safe drinking water and waste disposal system। कि जो ये रूरल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर ना तो सब पीने का साफ़ पानी है और ना ही उनके पास वेस्ट को डिस्पोजल करने का कोई खास सिस्टम है। तो इसलिए इसका मेन फंक्शन ये है कि ये लोगों को वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अवेयर करेंगे किस तरीके से उन्होंने सेफ ड्रिंकिंग वाटर और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के बारे में उनको बताना है। दिस absence ऑफ हाइजेनिक sanitation and clean drinking water contributes to diseases that range from gastrointestinal infections to hepatitis and tuberculosis। इसी वजह से एक साफ़ पानी ना होने की वजह से उनके पीने के लिए और दूसरा जो उनका वेस्ट है वो सही तरह से डिस्पोज नहीं हो पाता, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिजीज़ से हमें दो चार होना पड़ता है हमारी वाइल्ड लाइफ को, जिसमें है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस टू हेपेटाइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी जो हमारा माउथ से लेकर एन तक जो हमारी ये ट्यूब है इसमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इन्फेक्शंस के अलावा हेपेटाइटिस यानी जो हमारी इन्फ्लेमेशन है लीवर में वो हो जाती है, हमें ये डिजीज़ का हो जाती है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जिसमें एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम होता है वो हमारे लंग्स को इन्फेक्शन करता है और हम सही तरह से सांस नहीं ले पाते। आगे है इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। जब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड पुअर एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज all combine to enhance the negative impact on the absence of physical infrastructure that is necessary to arrest the overall degradation of the environment। अब देखें, जब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे, इस तरह पुअर एजुकेशन का सिस्टम, तो ये जो सारे अवामिल हैं, जो सारे फैक्टर्स हैं, ये नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारी वाइल्ड लाइफ पर करेंगे। इसके अलावा जो ये हमारे फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं इन पर भी अपना बैड इफ़ेक्ट शो करेंगे। फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स मींस हमारे इकोनॉमिकली जो बेस्ट फंक्शन करने के लिए हमारे इकोनॉमिकली जो सिस्टम है, जैसे पावर ग्रिड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, नेटवर्किंग, हमारा सिस्टम, ये सब को भी इफ़ेक्ट होगा। जो सेकंड है हमारे पास इसकी क्लास वो है बायो रिसोर्सेज रिसर्च सेंटर। बायो रिसोर्सेज रिसर्च सेंटर इज़ नॉन प्रॉफिट, नॉन पॉलिटिकल, मल्टी डिसिप्लिनरी बेस। इट्स हेड क्वार्टर इज़ लोकेटेड इन इस्लामाबाद एंड पाकिस्तान। जो इसका ये नॉन प्रॉफिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है और नॉन डिसिप्लिनरी है, बेस करता है। इसके अलावा जो इसका हेड क्वार्टर है वो हमारे पास कहते हैं कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान में है। इनका जो ये हमारे पास बायो रिसोर्सेज रिसर्च सेंटर है, इसका जो मेन फंक्शन है वो है बियर की कंजर्वेशन पर पाकिस्तान में, कि ये हम बियर जो है उसको एक्सटिंक्ट होने से बचाएं और उसको प्रोटेक्ट करें। इसके अलावा थ्रो है curbing bear biting। Therefore, the major part of their present strategies and projects are designed in the perspective, and Bioresearch Center has many success at its claim with regard to these projects। For this purpose, Bioresources Research Center has employed staff to monitor the prospective bear biting events। कि जो वाक़यात होने का हमारे जो एक वाइल्ड लाइफ है
उसको हमारा जो एम्प्लॉयर स्टाफ है वो उसको मॉनिटर करे कि व्हाट इवेंट्स लाइक टू हैपन। जब वो उन वाक़यात को नोट करेंगे तो वो अप्रोप्रिएट एक रिज़ल्ट बना लेंगे कि हमारी ये वाइल्ड लाइफ को ये वाला ख़तरा है, हम इसको इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तो इसका फंक्शन ये होगा कि हमारा अप्रोप्रिएट रिज़ल्ट बन जाएगा अगर हमारा एम्प्लॉय स्टाफ मोनिटर कर रहा है उसको। एक ये कि उसी टाइम पर कैन बी टेकन वेल इन टाइम। सेट अप आ facility to house the confiscated beer at the Kund Beer Sanctuary in the province of Khyber Pakhtunkhwa having capacity to accommodate 30 to 40 beers। तो वे कह रहे हैं या हमें इस तरीके से कुछ अपने होम में जो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी पकड़ के अपने ये बियर्स को रख सकते हैं। वो ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम घर में उनको सेव करें। वरना वो एग्जांपल देते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कि हैविंग अ कैपेसिटी टू अकोमोडेट 30 to 40 बियर्स, कि वहाँ पर जो इन्होंने एक ऐसी एजेंसी बनाई है कि एट अ टाइम 30 to 40 बियर वो एज अ होम में अपने सेव कर सकते हैं और इस तरह वाइल्ड लाइफ हम प्रोटेक्ट अपनी कर सकते हैं। एस्टैब्लिश आ सेट अप टू अरेंज विजिट्स टू स्कूल एंड मॉस्क टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट बियर बाइटिंग अमंग मैसेज। तो वो कह रहे हैं हम एक ऐसा कोई अरेंजमेंट करें या अपना सेटअप बनाएं कि हम स्कूल में जाएं, मस्जिदों में अवेयर करें कि हम बियर बाइटिंग को हम रोका जाए अमंग मैसेज, यानी हम अपनी पार्टीज़ बनाएं, ग्रुपिंग की शक्ल में हम जाएं और उन्हें बताएं कि हम बियर बाइटिंग पर कंट्रोल किया जाए और उनको हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें ताकि हम अपना इकोलॉजिकल बैलेंस है नेचर में वो कायम कर सकें। Poaching of beer. Poaching is a illegal killing, trapping, live capturing of animals usually to eat or sell। कि जो ये इलीगल लोग ये बियर को पकड़ लेते हैं या जो हमारे वाइल्ड लाइफ के फाना हैं उनको पकड़ते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, या तो वो अपने खाने के लिए या उनसे चीज़ें बनाकर सेल करते हैं, तो उसको हम पॉचिंग कहते हैं। इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है। मोर एंड मोर वाइल्ड एनिमल स्पीशीज़ आर डिसअपेयरिंग। तो तहकीक के मुताबिक यही कि ये पॉचिंग की वजह से जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो डे बाय डे, दिन ब दिन डिसअपेयर होना शुरू हो गई है, यानी वो कम हमें वाइल्ड लाइफ नज़र आ रही है। ईयर्स आफ्टर ईयर्स, सालों सालों बाद, एंड पोचिंग एंड हंटिंग आर द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन सच एक्सटेंशन। यानी पोचिंग और हंटिंग ये दो मेन फैक्टर हैं जो हमारी वाइल्ड लाइफ के एक्सटेंशन का बायस बन रहे हैं। तो अब हम कुछ मैयर्स देख लेते हैं कि अगर पोचिंग ज़्यादा हो रही है तो हम उसको किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिड्यूस द डिमांड फॉर पाउच प्रोडक्ट, रिड्यूस पोचिंग एक्टिविटी बाय एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। यानी हम कमी कर सकते हैं पॉवर्टी में और एंड जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ पोचर्स यूजिंग एंटी पोचिंग यूनिट्स। हम कुछ एंटी पोचिंग यूनिट्स को इस्तेमाल करके भी पोचिंग में कमी कर सकते हैं। रीजनल सब रीजनल कोऑपरेशन टू मॉनिटर, के हमें रीजनल और सब रीजनल एरिया में भी कोऑपरेशन करके उन मॉनिटर करना चाहिए कि यहाँ पर अगर पोचिंग का अमल हो रहा है तो हम इसको स्टॉप करें और हम अपने जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करें। स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट ऑफ एंटी पोचिंग लाज एंड रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ख़ास आप लाज बनाएं जो हमारी पोचिंग को हम रोक सकें, कुछ पाबंदियाँ लगाएं। इसके अलावा अवॉर्डिंग सीवियर पेनल्टीज़ फॉर पोचिंग, कि आप जो पनिशमेंट दें सीवियर टाइप की, कि जहाँ पर पोचिंग एक दफ़ा आप वहाँ पनिशमेंट दें ताकि कोई दूसरा आकर वहाँ पोचिंग का अमल ना स्टार्ट करे और हम अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। जो थर्ड क्लास है हमारे पास नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, वो है जूलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट, ZSD। तो द जूलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ अ डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसका मेन फोकस है वो क्लाइमेट चेंज पर है कि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो किस तरीके से हमारी वाइल्ड लाइफ को डेंजर है या वो ख़तरे में है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विच कैरीज आउट सर्वे एंड रिसर्च ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन एंड स्टेटस ऑफ एनिमल्स लाइफ इन पाकिस्तान।
तो वो कह रहे हैं गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की है वो सर्वे करती है और वाइल्ड लाइफ की जहाँ जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें ज़ूलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट वहाँ वहाँ पर पॉपुलेशन को वो करते हैं, अंडर ऑब्ज़र्व करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर वहाँ पर स्टेटस चेक करते हैं कि वाइल्ड लाइफ का स्टेटस क्या है, इनको इतना ख़तरा है या नहीं है पाकिस्तान में। फोर्थ वाला एक जो क्लास है वो है हमारे पास पाकिस्तान एनिमल्स वेलफेयर सोसाइटी। पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी coordinate help for animals in need by putting people in touch with each other through a social media। कि पाकिस्तान एनिमल्स वेलफेयर सोसाइटी है वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है पीपल्स को वो एक लिंक सोशली लिंक प्रोवाइड करती है, कोऑर्डिनेट उनको जोड़ती है कि आप वाइल्ड लाइफ को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दे फाइंड्स होम फॉर रेस्क्यूड एनिमल्स दैट आर अप फॉर अडोप्टेशन, कि जो हमारे एनिमल्स हैं उनके लिए वो होम्स प्रोवाइड करती है कि जो हमने अडॉप्ट करे हुए हैं जो रेस्क्यू एनिमल्स हैं कि हम उनको इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दे एडवोकेट ह्यूमन स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट, के ह्यूमन स्ट्रे जो डॉग मैनेजमेंट है कि जैसे आप देखते हैं आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने ये देखा कि गाड़ी में आप तो आपने देखा कि सड़क के दूसरी साइड पर डॉग है, तो आप उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लेजिस्लेशंस फॉर एनिमल्स वेलफेयर लॉज, आप कानून साजी करें, लॉज बनाएं और इसके अलावा आप ये सारे अमल करके वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंक्रीजिंग कंपैक्शन टुवर्ड्स ऑल सेंटिएंट बीइंग्स। ये फंक्शन थे पाकिस्तान एनिमल्स वेलफेयर सोसाइटीज़ के, उनको होम प्रोवाइड करना, ह्यूमन स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट करना, लेजिस्लेशंस आप लॉज बनाएं और इस तरह वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। 5 वाला है हमारे पास पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो अब हम देखते हैं पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की लास्ट क्लास है हमारे पास, कि हम अब पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री किस तरह नेशनल लेवल पर वर्कआउट कर रही है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इस्लामाबाद वाज एस्टैब्लिश इन 1978। ये जिस तरीके से उसका हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में था हमारी ऊपर वाली क्लास का, तो इसका वो कह रहे हैं कि जो है ये इस्टेब्लिश इसमें इसका हेड क्वार्टर भी इस्लामाबाद में है और इसको 1976 में इस्टेब्लिश किया गया है अंडर द पैट्रोगेन्स ऑफ पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान। इस फाउंडेशन में वो कह रहे हैं इसको बनाया गया। आगे है पाकिस्तान म्यूज़ियम नेचुरल हिस्ट्री हैज़ 4 डिवीजन्स, कि जो हमारे पास पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है इसके मेन 4 डिवीजन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोटेनिकल साइंस, सेकंड अर्थ साइंसेस एंड जोलॉजिकल साइंसेस एंड पब्लिक सर्विसेज, यानी 4 क्लासेस हैं। बोटेनिकल साइंस, सेकंड अर्थ साइंसेस, थर्ड जोलॉजिकल साइंसेस एंड फोर्थ and last public services. Pakistan Museum Natural History also provide consultancy and advisory services to public and private sector organization, के जो ये है हमारे पास पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये किस तरह हमें हेल्प आउट कर रही है कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, अपने फ्लोरा और फाना को प्रोटेक्ट करें ताकि हम अपना इकोलॉजिकल बैलेंस कायम कर सकें। तो इस तरीके से कि एक तो ये हमें कंसल्टेंसीली यानी प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस है दैट गिव एक्सपर्ट एडवाइस विद अ पार्टिकुलर फील्ड, के एक पार्टिकुलर फील्ड में जो हमारे पास हम अपने जो एक्सपर्ट्स हैं हमें बताएं, एडवाइस दें कि हमने ये वाला अमल करना है, हम ये वाले अमल से अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू पब्लिकली और प्राइवेट सेक्टर पर हम एडवाइस दें, लोगों को अवेयर करें कि ये फैक्टर हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए नुकसानदेह है, ये हमें फ़ायदेमंद है। तो ये फंक्शंस थे पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के।
नेशनल लेवल पे हमने सारी क्लासेस पढ़ी कि हम अपने वाइल्ड लाइफ को इस तरह प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारे पास क्लासेस हैं और इन क्लासेस के ये फंक्शंस हैं, ये क्लासेस के है हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं, किस किस सन में इनकी बुनियाद रखी गई। तो हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि एक तो वाइल्ड लाइफ जो है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, सेकंड ये बारिश का बायस बनती है, यानी दे काज रेनफॉल। तो इसके अलावा ये जो हमारी फॉरेस्ट की सॉइल रीजन है वो ये काज करती है। इसके अलावा जो मेन वाइल्ड लाइफ यानी फ्लोरा और फाना में वो ये है कि जो हमारे प्लांट है वो डिपेंडेंट है एनिमल्स के लिए, एनिमल्स पर और बर्ड्स पर। किसके लिए? एक तो पॉलिनेशन और दूसरा सीड डिस्पर्सल के लिए। तो हम किसी भी किसी भी हम कॉर्नर या आप कह लें कि किसी भी साइड से हम देखें तो वाइल्ड लाइफ हमें फ़ायदा ही पहुंचा रही है। तो अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब उन्होंने कुछ एजेंसीज़ जो हैं उन्होंने बनाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। तो अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी क्लासेस आगे हम डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहली क्लास है वो है इंटरनेशनल स्नो लियोपर्ड ट्रस्ट, सेकंड स्नो लियोपर्ड नेटवर्क, थर्ड स्नो लियोपर्ड कंजर्वेंसी और WWF। फर्स्ट पे हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल स्नो लियोपर्ड ट्रस्ट यानी ISLT। तो अब हम पर ये देखते हैं स्नो लियोपर्ड है क्या, इसका फंक्शन क्या है। द स्नो लियोपर्ड ट्रस्ट एम्स टू बेटर अंडरस्टैंड द इंडेंजर स्नो लियोपर्ड। कि जो स्नो लियोपर्ड का जो मकसद है वो ये है कि ये बेहतर तरीके से जो ये लियोपर्ड की जो इंडेंजर स्पीशीज़ हैं जो नियर टू एक्सटिंक्ट होने वाली हैं उनको अंडरस्टैंड करें, उनके फैक्टर्स सर्च करें, कौन इनकी एक्सटिंक्शंस की वजह कौन बन रहा है, ये इंडेंजर्स क्यों हो रही हैं, एंड टू प्रोटेक्ट द कैट इन पार्टनरशिप विद कम्युनिटीज़ दैट शेयर इट्स हैबिटेट। और इसके अलावा कुछ जो कैट्स की स्पीशीज़ हैं जो इसके साथ अपना हैबिटेट शेयर करती हैं उनको प्रोटेक्ट करें। मिशन एंड कंजर्वेशन philosophy. The Snow Leopard Trust aims to protect these endangered cats through community-based conservation projects that are based on an improved scientific understanding of snow leopards' behaviors, needs, and habitats and threats. ठीक है कि वजह तलाश करें ये स्पीशीज़ इंडेंजर क्यों हो रही है। इसके अलावा जो आपके पास कैट है जो अपने कैट है जो अपने जो ये रहने यानी हैबिटेट शेयर कर रही है लियोपर्ड के साथ, उसको प्रोटेक्ट करें। इसके अलावा उसका बिहेवियर देखें, किसको इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरियात देखें। इसके अलावा उसका हैबिटेट देखें, थ्रेट्स उसको कौन कौन से नुकसानात हैं। यानी ये सारे जो अवामल है ना इनका आप जायज़ा लें कि ये क्या ये इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारे वाइल्ड लाइफ को, क्या ये इफ़ेक्ट कर रहे हैं लियोपर्ड की स्पीशीज़ को। तो ये उसका बिहेवियर, नीड्स और हैबिटेट्स एंड थ्रेट्स देखें कि उनको नुकसान क्या है, उसके हैबिटेट क्या है, नीड क्या है और बिहेवियर क्या है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम जो फैक्टर्स हैं, ये फिर हम जब इन पे सर्च करेंगे तो हम काफ़ी हद तक अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। द स्नो लियोपर्ड ट्रस्ट इनकरेज एंड इम्पास peoples who live in the cat's habitat to help protect their local wildlife and ecosystem. Second है Snow Leopard Network, SLN, Snow Leopards Network. The Snow Leopards Network is a worldwide organization कि ये worldwide organizations है dedicated to facilitating the exchange of information between individuals around the world for the purpose of snow leopard conservation. ये जो network है ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसका मेन फंक्शन ये है कि ये हम जो स्नो लियोपर्ड की जो स्पीशीज़ हैं हम उसको कंजर्व कर सकें। इस नेटवर्क ने हमें स्नो लियोपर्ड्स की कंजर्वेशन
करने के हमें अमल बताया कि हम ये अमल करके अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आवर मेंबरशिप इंक्लूड लीडिंग स्नो लियोपर्ड एक्सपर्ट इन पब्लिक प्राइवेट एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स। प्राइवेट लेवल पर और हम अपने पब्लिकली जो है स्नो लियोपर्ड्स की स्पीशीज़, हम उन एक्सपर्ट से रब्ता करें कि हम किस तरीके से अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मिशन क्या है? द मेन गोल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू इम्प्लीमेंट द स्नो लियोपर्ड सर्वाइवल स्ट्रेटजीज which offer a comprehensive analysis of issue facing snow leopard conservation today। तो वो कह रहे हैं कि इसका जो मेन है ये है कि हम इम्प्लीमेंट यानी लागू करते हैं एक पॉलिसी उन्होंने बनाई गई, यानी एक एजेंसी है स्नो लियोपर्ड सर्वाइवल स्ट्रेटजी। तो कह रहे हैं ये आप इम्प्लीमेंट करें ताकि हम ये जान सकें कि कौन से इशू हैं जो आज हमारी जो स्नो लियोपर्ड्स की स्पीशीज़ है उसको उसकी कंजर्वेशन के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। तो ये SLSS ये एक एजेंसी थी जो बनाई गई और इसने काफ़ी हद तक अवेयर किया लोगों को कि ये रुकावटें हैं, ये इशू काज हो रहे हैं जो स्नो लियोपर्ड की कंजर्वेशन के लिए नुकसानदेह हैं, जो इस वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे है स्नो लियोपर्ड कंजर्वेंसी। स्नो लियोपर्ड कंजर्वेंसी में हम पढ़ते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट जैसे हम बना लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट बनाया, उसके लिए लोगों ने फ़ंड दिया, फिर वो फ़ंड की वजह से कुछ एजेंसियां कायम हुई तो उन्होंने अपने सपोर्टर्स रखे, फिर वो सपोर्टर्स फिर वो जो एम्प्लॉयर पीपल थे उन्होंने अपनी रैली शुरू कर दी, उन्होंने अपनी घूमना शुरू कर दिया, एक सिटी से दूसरी जगह माइग्रेशन शुरू की और सारा जो स्नो लियोपर्ड की जो स्पीशीज़ हैं उन पर अपनी कंसंट्रेशन शुरू कर दी कि अब हमने ये नोट करना है कि कौन से फैक्टर नुकसान पहुंचाएंगे कौन से नहीं। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। तो जो ये प्रोजेक्ट था ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद था। ये मंगोलिया, नेपाल और पाकिस्तान जो हैं यहाँ के जो एरियाज़ हैं यहाँ पर इसके हेड क्वार्टर्स हैं और इसके अलावा कुछ इसके साउथ एंड सेंट्रल एशिया में भी हेड क्वार्टर्स पाए जाते हैं जो स्नो लियोपर्ड्स की कंजर्वेंसी के लिए काम कर रहे हैं। Threats to snow leopards' survival. Did you know there are only 4,500 to 7,500 वाइल्ड स्नो लियोपर्ड लेफ्ट, कि हमारे पास सिर्फ 4500 से 7500 के करीब ही स्नो लियोपर्ड की जो स्पीशीज़ हैं वो बाकी रह गई हैं। तो वो कह रहे हैं कि इनकी जो वजह है वो पोचिंग और हंटिंग है। इसके अलावा कुछ जो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं ये भी हैं। इसके अलावा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस की गई, लोगों को अवेयर किया गया कि हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्नो लियोपर्ड कंजर्वेसी स्पोर्ट्स टीचर्स ट्रेनिंग एंड कंजर्वेशन एजुकेशन इन 9 स्कूल्स, कि स्नो लियोपर्ड कंजर्वेसी स्पोर्ट्स टीचर्स ट्रेनिंग, इन्होंने टीचर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी कि इन्होंने एजुकेशन के ज़रिए स्नो लियोपर्ड्स की स्पीशीज़ को कंजर्व करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि बलिस्तान के 9 स्कूल में इन्होंने ये अमल शुरू किया। अबाउट 340 स्टूडेंट 3rd, 4th, 8th ग्रेड के जो थे वो इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किए। जब इन्होंने टीचर्स को टीचिंग स्टार्ट की, इसके बारे में ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी कि हम इस तरीके से करेंगे, तो टीचर्स ने जो 345 स्टूडेंट्स थे 3rd, 4th और 8th ग्रेड के वो इसमें इंक्लूड थे, उनको भी अवेयर किया। इन 2013 स्टूडेंट्स फ्रॉम 7 रीजनल कॉलेजेस पार्टिसिपेटेड इन बलिस्तान इंटर कॉलेज स्पीच कंपटीशन। इसके अलावा उन्होंने डिबेट्स स्पीचेस कंपटीशन रखे। वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट विद द थीम ऑफ सेव द स्नो लियोपर्ड्स, उन्होंने स्पीचेस का प्रोग्राम किया, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की के डिबेट्स किए कि हम अपनी एजुकेशन के ज़रिए किस तरीके से कर सकते हैं सेव स्नो लियोपर्ड्स की स्पीशीज़ को। स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो लियोपर्ड्स यानी
की कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस हासिल कर रहे हैं। लास्ट पे जो है वो है IUCN। जो IUCN है वो है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर is a membership uniquely composed of both government and civil society organization। यानी हमने जो फर्स्ट पे स्कोप पढ़ा था वो था NGO के अंडर, यानी नॉन गवर्नमेंट था वो, लेकिन जो हमारे पास IUCN है ये गवर्नमेंट और सोशल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करता है। इट प्रोवाइड पब्लिक प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद द नॉलेज एंड टूल्स दैट इनेबल्स ह्यूमन प्रोग्रेस। कि इसने पब्लिकली और प्राइवेट लेवल पर हमें नॉलेज और ऐसे टूल प्रोवाइड किए जो ह्यूमन के प्रोग्रेस के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद थे, कि हम उनको यूज़ करते हुए वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्रिएटेड इन 1948, IUCN हैज़ एम्प्लॉयड इनटू द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स इन्वायरमेंटल नेटवर्क। कि जो हमारे पास ये है क्रिएटेड, ये 1948 में बनाया गया। इसके बाद ये वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है जो वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया। IUCN कंजर्वेशन सेंटर। IUCN headquarters are located in Gland, Switzerland, in one of Europe's great greenest office building, the IUCN Conservation Center। आगे है पाकिस्तान contain a diverse topography or geographical features, so it contain incredibly diverse flora and फाना। इसको बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान है उसके पास जियोग्राफिकली जो टोपोग्राफी के फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं फ्लोरा और फाना के। अ ग्रोविंग पॉपुलेशन एंड नीड्स ऑफ ह्यूमन रिजल्ट इन दी डेसिमेशन ऑफ एनिमल, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का जिक्र कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो पॉपुलेशन ठीक है इंक्रीज़ हो रही है, तो कह रहे हैं साथ जो ह्यूमंस की नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, वो भी बढ़ रही हैं। तो वो फिर एनिमल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि अगर मीट की ज़रूरत है तो उतने ही वो एनिमल्स को लॉस होगा एनिमल्स का। इसके अलावा अगर रिहाइश है तो वहाँ पर उसका हैबिटेट लॉस हो गया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया उन्होंने। तो ये सारे जो अवामिल हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ को। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दिस इन्वायरमेंट इशूज़ WWF पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड इन 1970। लास्ट पे जो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो है WWF पाकिस्तान, ठीक है। तो WWF पाकिस्तान वर्क्स इन पाकिस्तान अराउंड 20 ऑफ इसके जो WWF पाकिस्तान में जो काम कर रही है वो कह रहे हैं कि इसके 20 के करीब ऑफिस हैं और 250 इसके जो स्टाफ मेंबर्स हैं जो वहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं। और इसका जो हेड ऑफिस है वो लाहौर में है और इसके कुछ जो रीजनल ऑफिस हैं वो भी हैं कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, गिलगित, मुजफ्फराबाद एंड क्वेटा। WWF इंटरनेशनल नेटवर्क कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने बताया कि WWF इंटरनेशनल नेटवर्क इज़ वन लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस एंड इंडिपेंडेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इसमें 4 मिलियन सपोर्टर्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो ये इंटरनेशनल लेवल पर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। इसके अलावा इसके 6200 स्टाफ मेंबर्स भी हैं। ग्लोबल नेटवर्क एक्टिव इन मोर देन 100 कंट्रीज़। तो ये 100 से ज़ायद ममालिक में जो इसका जो नेटवर्क है वो इसका लिंक है, तो ये वहाँ पर काम कर रहा है इसका। WWF पाकिस्तान एम्स टू कंजर्व नेचर एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस। वो कह रहे हैं कि जो WWF है ये हमारे पास पाकिस्तान में जो इसका एम है वो ये है कि ये कंजर्व करें नेचर को और अपने जो इकोलॉजिकल प्रोसेसेस है उसको। तो ये किस तरीके से इन दोनों चीज़ों को कवर कर सकते हैं, रिकवर और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से प्रिजर्विंग जेनेटिक स्पीशीज़, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को। इसके अलावा ये इंश्योरिंग दैट द यूज़ ऑफ रीन्यूएबल नेचर रिसोर्सेज को और यानी जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके जो इसी टाइम और जो आने वाला टाइम है उन दोनों में। इसके अलावा प्रमोटिंग एक्शन टू रिड्यूस pollution and the wasteful exploitation and consumption of resources and energy। अपने हम कुछ रिसोर्सेज और एनर्जी को सेव करें ताकि आने वाले वक्त में हमारे वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान ना हो।
कोई ज़रूरत महसूस हो तो हमारे पास कुछ अपने रिसोर्सेज वगैरह सेव होने चाहिए, हम अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये थे 2 लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स, जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और हमने उनको 1 बाय 1 डिस्कस किया कि हम अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किस तरह कर सकते हैं। थैंक्स।